सो ही गाइस, टेल्स ऑफ वर्ल्डिंग गॉड सीरीज के इस गजब के एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग अब सबसे पहले देख पाते हैं चिन्मू को, जिसने ये कहा था कि वो लिन जुआन नाम के उस बंदे को अगर चाहे तो हरा सकता है। जो बात सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई सिस्टर यू ये कहने लगती है, अच्छा अगर ऐसी बात है फिर तो तुम्हें जल्द से जल्द नीचे जाना चाहिए और लिन जुआन के साथ में फाइट करनी चाहिए। जिसका जवाब देते हुए चिन्मू कहता है कि लेकिन आखिर मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ की केवल एक ही क्लास को अटेंड किया है और इतना तो तुम सभी जानते होगे कि एक क्लास में कोई बंदा टैलेंटेड तो नहीं बन जाएगा, जिसकी वजह से अभी तक मैंने इंपीरियल एकेडमी की किसी भी स्किल को सीखा ही नहीं है। मेरे पास में जो भी स्किल्स हैं, जो भी टैलेंट है, वो मेरा खुद का है, जिससे कि अगर मैं उससे लड़के लिन जुआन को हरा भी दूंगा फिर आखिर इंपीरियल एकेडमी की पावर्स इससे साबित कैसे होंगी? ये कैसे कहा जाएगा कि मैंने यहाँ की शिक्षाओं की मदद से उसको हराया? जिसकी बात पर सिस्टर यू को गुस्सा आता है तो चिन्मू ये कहने लगता है कि मैं हूँ डाजू का आउटकास्ट और तुम सभी के सभी लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते थे, फिर आज आकर ये क्यों चाहते हो कि मैं इंपीरियल एकेडमी के लिए खड़ा हो जाऊं? इसे तो मैं एक नंबर की दोगलापंती मानूंगा। और क्या मैं ये समझूं कि इंपीरियल एकेडमी के पास में पहले से कोई भी ऐसा जीनियस नहीं था जो कि लिन जुआन को हरा सके? जिसकी बात पर भले ही सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई भी थी, जिसकी वजह से अब सेकंड प्रिंस आगे बढ़ने लगता है। इसको देखकर प्रिंसेस कहती है कि भाई आप क्या करने वाले हो? जिसका जवाब देते हुए सेकंड प्रिंस कहता है कि मैं हूँ एक 5th रैंक का कैवेलरी जनरल, जिसके साथ साथ मैं इंपीरियल एकेडमी का एक ही डिसाइपल भी हूँ। इसीलिए आज मुझे ये बैटल किसी भी हाल में जीतना ही होगा, ताकि इस बात से दुनिया के लिए ये साबित हो सके कि हम लिंग फैमिली वाले अपनी राजाशाही से नहीं बल्कि अपनी पावर से जाने जाते हैं। जिससे कि प्रिंसेस कहती है कि ठीक है भाई, आप जल्दी से वो करके दिखाओ। जिनको आगे आता हुआ देखकर मास्टर डानयांग ये कहने लगते हैं कि ये तो है सेकंड प्रिंस यानकांग के, जो यहाँ पर आकर सबसे पहले अपना परिचय देते हैं और ये कहने लगते हैं लिन जुआन से, क्या मैं आपके साथ में फाइट करने के लिए एलिजिबल हूँ डाओ डिसाइपल? और उसने जैसे इजाजत दी होती है तो अब तुरंत ही इन दोनों के बीच में एक काफी गजब का बैटल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सेकंड प्रिंस अपने काफी पावरफुल टेक्निक, जिसको कहते हैं 9 ड्रैगन्स एम्परर टेक्निक, उसको यूज करने लगते हैं। जिससे कि यहाँ पर 9 ड्रैगन्स आ चुके थे और इस पावर को तुरंत ही ऑब्जर्व कर चुका होता है लिन जुआन, क्योंकि सेकंड प्रिंस की ये टेक्निक को यूज करने की वजह से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कि फायर टोर्नेडो, जो देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था। जिसको देखकर चिन्मू भी ये कहने लगता है कि मानना पड़ेगा इंपीरियल फैमिली के पास में काफी गजब की और इम्प्रेसिव टेक्निक्स है। तो उसका जवाब देते हुए 7th प्रिंस उससे ये कहने लगती है कि आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये सब कुछ मेरे भाई ने अपने दम पर प्राप्त किया है। और वो यहाँ पर अपने जैसे ड्रैगन की पावर को यूज कर रहे थे, उसमें से हजारों स्वर्ड्स निकल कर अब डायरेक्टली हिट होने के लिए जा रही होती है लिन जुआन से, जो नजारा भी देखने में बहुत ही गजब का लग रहा था। लेकिन जो लिन जुआन होता है उस टेक्निक से डरने वाला नहीं था, बल्कि वो तो अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने एक स्टार टेक्निक का यूज करने लगा था। जो नजारा देखकर चिन्मू कहने लगता है 7th प्रिंसेस से कि तुम्हारा सेकंड ब्रदर अब इस बैटल को हारने वाला है प्रिंसेस। और वाकई में यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि लिन जुआन की टेक्निक ने सेकंड प्रिंस की टेक्निक को शैटर कर दिया था और वो एक ही झटके के साथ में हार जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। और सेकंड प्रिंस उससे ये कहने लगता है कि तुम्हारे दाओ सेक्ट की ये जो इनेट सुप्रीम प्रोफाउंड टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी, जिसकी ताकत का अंदाजा भी मैं नहीं लगा सका था। और वो अपनी हार को एक्सेप्ट करके यहाँ से वापस भी आने लगते हैं। जिनको हार कर वापस आता हुआ देख कर यहाँ पर मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि सेकंड प्रिंस के पास में तो अकेडमी के सबसे बेस्ट रिसोर्सेज को दिया गया था, लेकिन फिर भी वो इतने पावरफुल नहीं निकले कि वो उस दाओ डिसाइपल को हरा सके। जिन बातों के बारे में बुदोशिन सोच रहा था, और वो ये कहने लगता है कि स्वॉर्ड टेक्निक, पीपल टेक्निक, स्वॉर्ड जी और मार्शल आर्ट, आखिर इसको कौन ही चीज हरा सकती है? यानी कि अभी तक किसी को भी उस बंदे के फ्लॉ नजर आए ही नहीं थे। वो खुद में ही सोचने लगता है कि इस तरीके से तो मैं भी उसे हरा नहीं पाऊंगा, जिसके बारे में अब तो थोड़ी चिंता चिन्मू को भी होने लगी थी। और अब हमें अगले ही सीन में टीचर्स की एक मीटिंग को, जहाँ पर वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। सीनियर डॉक्टर
डॉक्टर ये कहने लग जाते हैं कि तुम आखिर इतने सालों से हेवनली बुक टावर के अंदर क्या कर रहे थे, जब तुम अभी तक डाउ सेक्ट की किसी भी टेक्निक का तोड़ नहीं निकाल पाए हो। और बाहर की तरफ जो छोटे छोटे खबरी बच्चे खड़े हुए थे, वहाँ पर एक और बच्चा आ जाता है जो कि अब सीधा ही मास्टर्स के पास में पहुंच जाता है स्कॉलर्स की खबर को लेकर। और वो जैसे ही कहता है कि अभी भी कोई भी उस डाउ डिसाइपल को हरा नहीं पाया, तो फिर वो उस बच्चे को यहाँ से लात मार के बाहर निकाल देते हैं। और अंदर मास्टर्स के बीच में तो लड़ाई होने लगती है कि तुम लोगों ने इस तरीके से अच्छे टैलेंटेड बच्चों को भी बर्बाद कर दिया। जिन लोगों की बातों को वहीं पर खड़े हुए सुप्रीम एल्डर भी सुन रहे थे। उन दोनों ही मास्टर्स के बीच में लड़ाई होने लगती है कि तुमने अच्छे से उनको नहीं पढ़ाया, वो कहते हैं कि तुमने अच्छे से नहीं पढ़ाया। मास्टर लिंगयून ये कहने लगते हैं उस सीनियर डॉक्टर से कि तुमने तो एम्प्रेस डवेजर का भी इलाज नहीं किया था, तुम्हें तो एक बच्चे का सहारा लेना पड़ा था उसका इलाज करने के लिए। और जब तक वो लोग बातें कर ही रहे थे कि उसी मोमेंट पर एक और बच्चा आ चुका था खबर को लेकर। वो तुरंत ही एक ही बच्चे को चूज करता है जो कि इस खबर को ले जाने वाला था मास्टर्स के पास में। वो लोग उसको जबरदस्ती दरवाजा खुलकर अंदर फेंक देते हैं ताकि वो खबर को दे सके, जिसको देखकर ये मास्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। और वो मास्टर्स को ये बताता है कि अब तो इस फाइट में सेकंड प्रिंस भी हार चुके हैं। जो बात सुनकर यहाँ पर हर एक मास्टर का सिर शर्म से नीचा हो चुका था। इसके बाद हम लोगों को अगले ही सीन में दिखाया जाता है मास्टर डानियांग को, जो कि अपने डिसाइपल से ये कहने लग जाते हैं कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि थोड़ी समय तक कोई भी डिसाइपल तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आएगा। जहाँ पर फिर तभी वो डाउ डिसाइपल कहने लग जाता है कि मास्टर मुझे ये इंपीरियल एकेडमी काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगती है, क्योंकि हमारे सामने ये जो जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे अपनी अपनी रियल्म के अंदर एकदम टॉप लेवल पे है, जिससे मैं ये कहूंगा कि इंपीरियल एकेडमी के अंदर टैलेंट की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। जो बात सुनकर मास्टर डानियांग ये कहने लग जाते हैं कि हमारा सेक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ कल्टिवेशन के ऊपर निर्भर है, हमारे पास में स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए कोई भी रिसोर्सेस नहीं होते, फिर भी हमने तुम जैसे टैलेंटेड डिसाइपल को निकाला है। जैसे जैसे करके समय आगे बढ़ता जाएगा, ये जो इंपीरियल एकेडमी के स्कॉलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी सेक्ट नहीं होगा जो कि इन लोगों का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन इस बात को याद रखो कि ये सब कुछ होने से पहले हमें इन लोगों के कॉन्फिडेंस को तोड़ना होगा, ताकि ऐसा कुछ भी होने की संभावना ही ना हो। और अब एक और खबरी बच्चा पहुंच चुका होता है एक नई खबर को लेकर, जो कि ग्रैंड एल्डर से ये कहने लग जाता है कि आधा दिन हो चुका है लेकिन अब कोई भी उससे फाइट करने के लिए गया ही नहीं है। जो बात काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होती है। और ये बात सुनकर इस वॉर्ड पवेलियन के मास्टर कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस डाउ डिसाइपल की वजह से हमारे डिसाइपल्स का हौसला टूट चुका है। मास्टर लिंगयून कहने लग जाता है कि हमें अब इसके बारे में जल्द से जल्द नेशनल मास्टर को बताना होगा, क्योंकि अब शायद वही कुछ कर सकते हैं और उनके ही डिसाइपल उस डाउ डिसाइपल को हरा सकते हैं। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है ग्रैंड लेक्चरर की, जो कि गुस्से के साथ में अंदर आते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि नेशनल मास्टर अपने डिसाइपल को पुराने तौर तरीकों से सिखाते हैं, और ये जो नया डिसाइपल डाउ डिसाइपल आया है वो नए तरीकों से सीखा हुआ बच्चा है। और अगर कोई भी उस डाउ डिसाइपल को हरा नहीं पाया और वो लोग ऐसे ही यहाँ से चले गए, तो डेफिनेटली दाउ सेक्ट रेबिलियन सेक्ट बन जाएगा और हमारे ही सामने खड़ा होगा। और क्या तुम लोग जानते हो कि दाउ सेक्ट के रेबिलियन बनने की वजह से पूरा का पूरा राइटेस्ट पाथ ही रेबल बन जाएगा, जिसके बारे में अब हर कोई सोच रहा था। और तभी हम लोग अगले ही सीन में एक मॉन्क मास्टर को आते हुए दिखाया जाता है उनके ही डिसाइपल के साथ में, और उनका ये डिसाइपल अपने हाथों में एक ट्रीजर को लेकर आ रहा था, जिनकी स्टोरी हमें आगे बताई जाएगी कि ये लोग कौन हैं और यहाँ पर किस वजह से आ रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग दाउ डिसाइपल के जैसे ही फाइट करने के लिए आ रहे हो। तभी फिर एक मास्टर उस ग्रैंड लेक्चर से ये कहने लग जाते हैं कि तुम तो सबसे सुप्रीम हो हम लोगों के बीच में, अब तुम्हें हमें बता दो कि आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो बात सुनकर ग्रैंड लेक्चरर एक मॉन्क से कहने लग जाते हैं कि तुम तो केवल अपने हॉल में बैठे रहते हो और चैंटिंग करते रहते हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम तो बीच में ना ही बोलो, क्योंकि अगर तुमने हेवनली बुक टावर में जाकर अच्छी सी टेक्निक को ढूंढ के निकाला होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, या फिर शायद तुम पहले ही इसके बारे में खोज चुके हो कि किस तरीके से इनेट सुप्रीम प्रोफाउंड टेक्निक को हराया जाए। जिन लोगों की बातों को सुनते हुए तभी ग्रैंड एल्डर ये कहते हैं कि हमें नेशनल मास्टर को
बुलाना पड़ेगा। जब बात सुनकर यहाँ पर सभी लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं और ग्रैंड एल्डर इन लोगों से कहने लगते हैं कि देखो नेशनल मास्टर को यहाँ पर यानी कि अकेडमी के अंदर आए हुए और लेक्चर दिए हुए काफी समय हो चुका है। जिनकी बात को सुनते हुए ग्रैंड लेक्चरर ये कहने लग जाते हैं कि यानी कि आप यहाँ पर नेशनल मास्टर को स्वॉर्ड टेक्निक और डिवाइन एबिलिटीज को सिखाने के लिए बोल रहे हो ताकि हमारे स्कॉलर इतने पावरफुल बन जाएं कि वो दाऊद सेक्ट के दाऊद डिसाइपल को हरा सके। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन उनकी बात को सुनकर ग्रैंड लेक्चरर कहता है कि एल्डर आप थोड़ा सा तो इसके बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे पास से केवल 3 दिन ही है और फिर चाहे कितने ही बड़े लेवल का जीनियस ही क्यों ना आ जाए, फिर चाहे वो नेशनल मास्टर ही क्यों ना हो, वो आखिर 3 दिनों के अंदर ऐसा क्या सिखा देगा अपने डिसाइपल्स को कि वो दाऊद डिसाइपल को हरा दें। क्या आपको पूरा यकीन है कि ऐसा हो सकता है? तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पूरा यकीन है ग्रैंड लेक्चरर। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें नेशनल मास्टर की एबिलिटीज पर शक नहीं करना चाहिए। मजाक में थोड़ी ही उसको गॉड का दर्जा दिया गया है, जिसके फिर अगले ही सीन में अब हमें दिखाए जाते हैं नेशनल मास्टर को जो कि होते हैं लिटिल पॉइजन किंग के साथ में, और वो उससे ये कहने लग जाते हैं कि क्या मेरे घाव भर चुके हैं? अगर ऐसा हो चुका है तो मुझे नए घाव बना दो। जो घाव करने के लिए वो तो उसको खंजर भी दे देते हैं, क्योंकि अब उनको ये खबर लग चुकी थी कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। और लिटिल पॉइजन किंग नेशनल मास्टर से ये कहने लग जाता है कि आपको शक है कि इंपीरियल एकेडमी के अंदर कुछ रिबिलियंस छुपे हैं, जिसका जवाब देते हुए नेशनल मास्टर कहते हैं कि हमारी इंपीरियल एकेडमी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से ये तो श्योर है कि इसके अंदर कुछ रिबिलियंस तो जरूर से छुपे होंगे, लेकिन ये कैपिटल है, इसी वजह से किसी की भी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो मुझे मारने के लिए आ सके, और रिबिलियंस को मेरे ऊपर शक ना हो, इसी वजह से तुम भी मेरे साथ में आओगे एक डॉक्टर बनकर, जहाँ पर तुम साथ ही साथ अपने जूनियर ब्रदर से भी मिल पाओगे। जिसके बाद फिर लिटिल पॉइजन किंग नेशनल मास्टर की बॉडी के ऊपर कुछ घाव भी बनाने लगता है, जिसकी वजह से सभी को ये लगे कि वो अभी भी कमजोर हैं और पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं। लिटिल पॉइजन किंग अपनी एक पुरानी याद को अपने हाथों में लेता है, जिसके फिर अगले ही सीन में पर्दे के पीछे छुपे हुए एक मास्क मैन को दिखाया जाता है, जो कि ये कह रहा था कि आज से 200 साल पहले यान कांग का नेशनल मास्टर निकला था अपने एक मिशन के लिए इस पूरी दुनिया में, लेकिन आज 200 सालों के बाद भी वो ना तो अपने मिशन में कामयाब हो पाया, ना ही उसने इंपीरियल एकेडमी को बदल सका, और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं वो तो हम लोग आगे ही देखेंगे। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोगों को नेशनल मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि पहुंच चुके थे मास्टर्स की मीटिंग में, जिनके साथ में यहाँ पर लिटिल पॉइजन किंग भी आया हुआ था, और नेशनल मास्टर तभी पहुंच जाते हैं ग्रैंड एल्डर के सामने, और वो उनसे ये कहने लग जाता है कि आपने मुझे बुलाया, जिसकी वजह से मैं मना ना कर सका और मुझे यहाँ पर आना पड़ा, जिसकी वजह से अब से मैं लगातार 2 दिन के लिए स्वॉर्ड टेक्निक्स के लेक्चर को देने वाला हूँ, जिसके अलावा मैं किसी और चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। और तभी लिटिल पॉइजन किंग की नजर पड़ती है चिन्मो के ऊपर, जिस मोमेंट पर तभी ग्रैंड लेक्चरर ये कहने लग जाता है कि वैसे बात तो 3 दिन की हुई थी, जो बात सुन के एल्डर कहने लग जाते हैं कि अगर ये ट्रेन 3 दिन तक चलेगी तो दिया गया समय तो पहले ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद फिर वो नेशनल मास्टर से आगे जाने के लिए कहते हैं कि आप अपने लेक्चर को शुरू कीजिए, जो कि यहाँ से आगे चलते हुए चिन्मो के सामने से ही निकल जाते हैं, लेकिन उनको देखकर चिन्मो को एक काफी अजीब सी फीलिंग आती है। वो ये कहने लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन नेशनल मास्टर का जो चेहरा है वो काफी अजीब सा लग रहा है, जो कि वैसे बीमार जैसे तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस डोवेजर बीमार थी तो वो एकदम ही अलग दिख रही थी, लेकिन नेशनल मास्टर वैसे नहीं है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये होती है कि चिन्मो को उनकी बॉडी से ब्लड की स्मेल भी आ रही थी, और वो भी फ्रेश वाला। इसीलिए उसके मन में ये बात चल रही थी कि क्या अभी तक उनके घाव हील नहीं हुए हैं इतने लंबे समय से, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बीमार होने का नाटक कर रहे हो। और चिन्मो के ऊपर अभी भी मुस्कुराते हुए नजर रखे हुए होता है लिटिल पॉइजन किंग। जिसके बाद अब नेशनल मास्टर पहुंच चुके होते हैं हॉल के अंदर, और उनके सामने खड़े हुए थे सारे के सारे स्कॉलर, जो कि फिर सबसे पहले अपने डिसाइपल से ये पूछते हैं कि मुझे बताओ कि एक स्वॉर्ड क्या होती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर हजारों टेक्निक्स होती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक स्वॉर्ड में केवल 14 मूव्स ही होती है, और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक स्वॉर्ड को भी लेकर आ चुके थे। और फिर वो सभी स्कॉलर्स से ये कहने लग जाते हैं कि अगर तुम एक स्वॉर्ड की असली ताकत को पहचान जाओगे तो कोई भी दाऊद डिसाइपल तुम्हारे सामने टिक
देख नहीं पाएगा। जिनकी बात को सुनकर चिन्मू ये सोचने लगता है कि क्या वाकई में 14 मूव्स के अलावा भी और भी मूव्स होती है, क्योंकि इस स्वॉर्ड की जो मेजर 14 मूव्स होती है वो तो ऑलरेडी चिन्मू के विलेज चीफ ग्रैंडपा उसको सिखा चुके थे, और अगर वो उनको ठीक तरीके से नहीं सीखेगा तो उनके अंदर इतने ज्यादा फ्लॉ होंगे कि कोई भी उसको हरा देगा। चिन्मू अपने मन में सोच रहा था कि यानी कि नेशनल मास्टर के पास में और भी कुछ मूव्स हैं, वो भी स्वॉर्ड के, और यही तो वो रीजन है जिसकी वजह से इस बंदे को जीनियस कहा जाता है। नेशनल मास्टर कहते हैं कि आज मैं तुम लोगों को 14 स्वॉर्ड मूव्स के बेसिस के अलावा और भी कुछ 3 मूव्स को सिखाऊंगा, और ये कुछ ऐसी मूव्स हैं जिनको कहा जाता है ग्रेट 6 हार्मोनीज स्वॉर्ड टेक्निक। वो कहते हैं कि आज से लगातार 2 दिनों तक तुम्हें स्वॉर्ड टेक्निक के बेसिक को ही सीखना है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को यकीन होता है कि नेशनल मास्टर उन्हें ऐसा तो जरूर से सिखाएंगे कि वो पावरफुल होगा। नेशनल मास्टर कहते हैं कि लेकिन ये सब कुछ करने से पहले तुम लोगों को ये भूलना होगा कि एक स्वॉर्ड क्या होती है, एक स्वॉर्ड का फॉर्म कैसा होता है, वो बनती कैसे है, ये सब कुछ भूल जाओ। इस बात को याद रखो कि एक स्वॉर्ड साउंड से बन सकती है, एक स्वॉर्ड लाइट से भी बन सकती है, एक स्वॉर्ड को किसी भी एलिमेंट की स्पिरिचुअल पावर से भी बनाया जा सकता है। एक स्वॉर्ड का तेज तुम्हारी आंखों में हो सकता है, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, वो कितनी भी छोटी हो सकती है, वो चाहे मोम के जैसे मुलायम हो सकती है या पत्थर के जैसे हार्ड हो सकती है। उसे तुम चाहो तो किसी भी एंगल से अटैक कर सकते हो, उसे चाहो तो तुम 1000 एंगल से भी अटैक कर सकते हो। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम एक स्वॉर्ड के रियल फॉर्म को ही भूल जाते हो तो फिर तुम लोग मेरी स्वॉर्ड टेक्निक्स को सीखने के लिए तैयार हो। यानी कि उनका कहना यह है कि वो जो भी स्वॉर्ड टेक्निक को सिखाएंगे उसके लिए स्वॉर्ड का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके डिसाइपल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज से एक स्वॉर्ड को बना दे। जहां पर अब तुरंत ही उन्होंने स्टार्ट किया होता है 15th टेक्निक को, जो टेक्निक वैसे ही देखने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस स्वॉर्ड की शैडोज निकल रही हो। मास्टर बताते हैं कि इस स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर बाउंडलेस स्वॉर्ड पावर होती है, और इसके अंदर से काउंटलेस स्वॉर्ड अटैक्स को भी निकाला जा सकता है, जो नजारा देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था। और वो कहते हैं कि इसको कहा जाता है एनसर्कलिंग स्वॉर्ड टेक्निक, और इस स्वॉर्ड टेक्निक का प्रेशर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसका नजारा ये सारे के सारे स्कॉलर देख रहे थे, क्योंकि उस पावर के केवल एक छोटे से ही हिस्से ने इस पूरे पवेलियन को ही हिलाकर रख दिया था। लेकिन सारे डिसाइपल इस बात के लिए खुश होते हैं कि वो लोग इसी टेक्निक को ही सीखने वाले हैं। चिन्मू ये कहने लगता है कि पहले की जो स्वॉर्ड टेक्निक थी उनमें अटैक को लीनियर लेवल पर किया जाता था, लेकिन ये जो एनसर्कलिंग स्वॉर्ड टेक्निक है उसको काफी अलग तरीके से किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इसे हेवन और अर्थ के 4th डायरेक्शन से यूज किया जाता है। इसी वजह से तो इसको कहा जाता है द ग्रेट 6 हार्मोनीज स्वॉर्ड टेक्निक, जिसकी वजह से चिन्मू को एक काफी गजब का और नया आइडिया भी मिल चुका था, और चिन्मू को भी अब यकीन हो चुका था कि इस बंदे को आखिर गॉड लेवल का क्यों कहा जाता है। तभी फिर नेशनल मास्टर सभी डिसाइपल्स से यह कहने लग जाता है कि तुम लोग भी अपनी अपनी एलिमेंटल स्पिरिचुअल पावर को बदल दो इस स्वॉर्ड में, और वो करके दिखाओ जो कि मैं चाहता हूँ। और वाकई में यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सभी किसी भी सेम उसी टेक्निक का ही यूज करने लगते हैं। नजारा भी देखने में काफी शानदार लग रहा था, क्योंकि उसको फेजी और चीनियो भी कर रहा था। जिन लोगों को ऐसा करते हुए देखकर वेई योंग भी काफी खुश हो जाता है, और वो ये कहने लगता है कि मैं तो अभी ठीक तरीके से इनकी टेक्निक को देख भी नहीं पाया, इसी वजह से मुझे इसको अकेले में प्रैक्टिस करना होगा। जिससे कि वो तुरंत ही नेशनल मास्टर की कही गई बातों को नोट करने लगता है ताकि वो बाद में उसको सीख सके। जहां पर अब सबसे आगे खड़ा हुआ होता है चिन्मू, जो कि अभी कुछ भी यूज नहीं कर रहा था। 7th प्रिंसेस चिन्मू से कहती है कि वैसे क्या तुम अभी तक इसको सीखे नहीं हो। चिन्मू अपने मन में सोच रहा था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के स्पिरिचुअल थ्रेड्स हैं वो काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की जो स्वॉर्ड फॉर्म है वो एकदम ही पतली है, एक बाल के भी जैसे। लेकिन जैसे वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है तो उसके स्पिरिचुअल थ्रेड बहुत ही ज्यादा मोटा था। इसको देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये लड़का आखिर क्या करने वाला है। चिन्मू कह रहा था कि नहीं, इतने मोटे से तो उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं बनेगी, उसे कुछ और करना होगा। उसे सबसे पहले एनसर्कलिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना होगा ताकि वो अपनी एलिमेंटरी स्पिरिचुअल पावर को ब्रेक डाउन कर सके और उससे थ्रेड्स को बना सके। और उसे ऐसा करते हुए देखकर यूजियांग सोचती है कि ये लड़का आखिर स्पिरिचुअल पावर की इस स्टिक से क्या करने
करने वाला है। लेकिन चिन्मू तो एक्चुअल में उन स्पिरिचुअल थ्रेड्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, उनको अलग अलग करने की कोशिश कर रहा था, जहां से अब वाकई में एकदम पतले पतले बाल के जैसे स्पिरिचुअल थ्रेड बाहर निकलने लगते हैं, जिसे ऐसा करते हुए देख के ब्रदर शेन कहने लग जाता है कि इसके जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन इसकी समझ की बात करूं तो सोचा नहीं था कि इतनी कमजोर निकलेगी। चिन्मू यहाँ पर अपना पूरा फोकस कर रहा था अपने स्पिरिचुअल थ्रेड को रिफाइन करने में, जिसकी वजह से वो आखिरकार अपने सभी के सभी स्पिरिचुअल थ्रेड्स को रिफाइन कर ही चुका था। इसीलिए वो खुश होते हुए और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आखिरकार अपने स्पिरिचुअल थ्रेड्स को रिफाइन करना सीख चुका हूँ। जो बात सुनकर मास्टर लिंग्यू कहता है कि मैंने अभी ये क्या सुना था, इस लड़के को अभी तक स्पिरिचुअल थ्रेड को रिफाइन करना भी नहीं आता था। जो बात सुनकर तो लिटिल पॉइजन किंग कहने लग जाता है कि ये मेरा जूनियर आखिर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। साथ ही साथ ये बात सुनकर वो गुस्से वाला मास्टर भी कह रहा था कि इस वॉन्ड को कंट्रोल करने के लिए स्पिरिचुअल थ्रेड को रिफाइन करना ये तो फाउंडेशन लेवल वाली बात है। इतना कमजोर कौन है जिसको अभी तक ऐसा भी करना नहीं आता था। मुझे बताओ जरा कि आखिर इतने कमजोर बच्चे को एकेडमी के अंदर किसने लिया था। जिनकी बात का जवाब देते हुए अब यहाँ पर सामने आ जाते हैं सेवॉन्ड पवेलियन के मास्टर और वो कहने लगते हैं कि ग्रैंड लेक्चरर आप काफी समय बाद यहाँ पर आए हो, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं है कि उस बच्चे का नाम है चिन्मू और वो यहाँ पर आया है डाजो से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले उसने हराया था लिंगियन को, जिसके बाद फिर खुद हमारे एम्परर ने उसको बनाया था यहाँ का इंपीरियल स्टूडेंट। जो बात सुनकर ग्रैंड लेक्चरर गुस्सा दिखाने लग जाते हैं लिंगियन के ऊपर कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक बच्चे से हार गए थे। जिन बातों को वहीं पर खड़ा हुआ बड़े ही गौर से सुन रहा होता है लिटिल पॉइजन किंग, जो इस बारे में सोच रहा था कि आखिर मेरे मास्टर की समझ इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। उन्होंने आखिर इतने ज्यादा बेवकूफ स्टूडेंट को चूज क्यों कर लिया, जो इतना ज्यादा कमजोर है जिसको तो कोई भी बुली करेगा। अभी फिर हम लोग अगले ही सीन में चिन्मू को देख पाते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल थ्रेड्स को फाइनली रिफाइन कर चुका था, जहां पर साथ ही साथ उनकी कैपेसिटी और पावर को भी बढ़ाने के लिए आसपास की एनर्जी को भी ऑब्जॉर्ब करने लगता है। जो नजारा देखकर कुछ लोग तो डरने भी लगते हैं और आखिरकार चिन्मू अपने हजारों स्पिरिचुअल थ्रेड्स को मिलाकर फाइनली एक थ्रेड को बना चुका था और इसी की मदद से अब वो सारे के सारे कमाल करने वाला है, जिसको देखकर नेशनल मास्टर के भी मन में बात आती है कि सच में इस लड़के के अंदर कुछ तो स्पेशल है। जिसकी आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।